पूरे मोहल्ले इकट्ठे हो गए औजार के साथ। चारों मोड़ घेरा था पूरा। अपने घर के अंदर हम पेशाब करते थे। आया और बस मारपीट चालू कर दिया। किसी को, कोई लेडीज को पकड़ा, कोई जेंट्स को पकड़ा, कोई किसी को मारा। भाई किसी घर में जाकर किसी ने खींच के मार देगा क्या? इतना घर के साहू के अंदर में कोई मुसलमान जाकर किसी को खींच के मारेगा? मैं और मेरे साथी जेरी इस समय छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के ग्राम बिरनपुर में। यहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति एक खास समुदाय से आता है, धार्मिक समुदाय से, एक दो और व्यक्ति दूसरे धार्मिक समुदाय से। वजह है धार्मिक संघर्ष। इस छत्तीसगढ़ में आदिवासी अधिकार, आदिवासी समुदाय और माओवादी और पुलिस के बीच संघर्ष होते रहते हैं। वहाँ पे धार्मिक संघर्षों के बवाल में इस तरह से पुलिसिया गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ये नई करवट है और बेमेतरा में बिरनपुर में जो हुआ, हम लोग उसकी तफ्तीश करने, उसका सच जानने और अब तक जो जितना हुआ है उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। 8 अप्रैल 2023। 23 साल का भुवनेश्वर साहू जब सूबे की राजधानी रायपुर से कुछ 70 किलोमीटर दूर अपने घर से शोर सुन के बाहर निकला तो उसे नहीं पता था कि वो घर कभी नहीं लौटेगा। कुछ ही देर में भुवनेश्वर की मौत की खबर आई। भुवनेश्वर को उसके गांव की ही मस्जिद के पास मार डाला गया। उसकी मौत ने छत्तीसगढ़ में पनप रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में एक और अध्याय जोड़ दिया। उनके घर वाले उस दिन की कहानी बताते हैं। खाना वाना खाई से थोड़ा आराम करूँ करके घर में बैठी से, फिर हाँ यही घर में, फिर बस्ती की तरफ आवाज़ ऐसे तो का के आवाज़ करके बाहर चले गए। फिर उतना में उधर पूरा हो गया, कर खून खराबा पूरा। चौक की तरफ ऐसे बाहर रोड में कोई भी आवाज़ आते तो चले जाते। फिर मस्जिद के तरफ लेके चले गए बोला, तो वहाँ मार दी मस्जिद के पास। पूरा लग रही चोट, यहाँ लग रही से और पूरा कान के तरफ से खून बहतरी से, और यहाँ भी चाकू लग रही से, चारों तरफ चाकू 2-3 जगह। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में भुवनेश्वर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा गांव के ही मुस्लिम समुदाय के लोगों पर। कहानी है कि स्कूल से गांव लौटते 2 बच्चों के बीच बहस हुई। बहस के बाद हाथापाई शुरू हुई। एक समुदाय के बच्चे ने दूसरे समुदाय के बच्चे को किसी धारदार चीज से वार करके घायल कर दिया। ऐसी भी कहानी चलती है। बाद में बच्चों का झगड़ा जब घर के बड़ों के पास आया तो विवाद ने बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। मार पिटाई शुरू हुई, हमला शुरू हुआ और भुवनेश्वर साहू की जान चली गई। भुवनेश्वर के पिता ईश्वर कहते हैं कि बच्चों के झगड़े में बड़े कूदे और फिर बात बिगड़ गई और घायल बेटे को कोई लेने तक नहीं आया था। उस दिन भी झगड़ा हुआ, छोटे बच्चे से चालू हुआ तो महिला को मार दिए। महिला को मारे तो भी हमारे गाँव की मुखिया इकट्ठे हुए नहीं। हम लोग सोचे कि हम ऐसे झगड़े लड़ाई से बात नहीं बनेगा, चलो इकट्ठे होते, कुछ बोलते, उनको समझाते। हम लोग बैठने की था कि उनकी औरतें बच्चे पूरे मोहल्ले इकट्ठे हो गए औजार के साथ। ईट छतों के ऊपर ईट गोटे पत्थर ले गए, ईटा पतना, और हम बैठे ही नहीं थे बराबर। गांव के इकट्ठे होने वाले थे कि उन लोग पूरा आ गए डंडे, लेकिन छत वाले पत्थर बरसा रहा, ईट गोटे पत्थर से फेंक के मारा थी से, और नीचे से वाले डंडा लेके औजार घुमाते हुए आए। हाँ ऐसा फिर हाँ गए उठा के लाए ना। मस्जिद के पास पड़ा था मेरा लड़का, किसी ने बताया कि ईश्वर तेरा लड़का पड़ा है, तो हम लोग गए, दोनों उठा के लाएगा। और वो हमारे हिंदू लोगों को बोला, भाई लोगों को मत जा, बोले तेरे को मार डालेंगे बोले। पुलिस वाले भी थे और वो लोग औजार के साथ पूरा ले थे, मुसलमान लोग। हम लोग को जाने नहीं दिए। फिर बच्चे की डर के मारे हम कोतवाल को देखा, कोतवाल के साथ चल करके लेके गए, तो वहाँ पड़ा था मेरा लड़का उनके मस्जिद के सामने। उसको उठा के लाए, एम्बुलेंस गाड़ी ढूंढे, लेट कर दिए। लेकिन बीरनपुर में हुई ये अकेली मौत नहीं थी। भुवनेश्वर साहू की मौत के बाद इसी गांव के 2 और लोगों की मौत हुई।
बीरनपुर से सटे गांव कोरवाए में 55 साल के मोहम्मद रहीम और उनके 35 साल के बेटे ईदुल की लाश बरामद हुई। कहा गया कि दोनों बकरी चराने गए थे, इसी समय किसी ने मौका देखकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना को रंजिश के तहत की गई कार्रवाई की तरह देखा गया। अब उस दिन बता रहे थे बकरी चराने के लिए, मतलब गए थे, बोल रहे थे कि जैसे चरा रहे थे कि कहीं जा रहे थे, मालूम नहीं, लेकिन गए थे बोल रहे सब। अब हम लोग तो अंदर ही सर, तो क्या जानेंगे उसको, बाहर से बाहर क्या किया, कहाँ गया, क्या क्या, उससे बात नहीं। फिर पता चला कि उन लोग का इंतकाल हो गया, मतलब हम मार दिया, काट दिया करके। क्या पता सर, किसको बताएं हम सर। लेकिन इसके आसपास गांव और प्रदेश में बहुत कुछ होता रहा। मसलन विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया, प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धारा 144 लागू होने के बाद भी भीड़ के साथ साथ गांव में घुसने का प्रयास करने लगे। इसी बंद और प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुई और इन्हीं के दरमियान इसी गांव के कुछ घरों और दुकानों में आगजनी हुई। इस गांव के सरदार खान का घर भी इसी आग की जद में आया। वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। चारों मुड़ा घेरा था पूरा, चारों मुड़ा, निकलने का रास्ता नहीं था। अपने घर के अंदर हम पेशाब करते थे 2 दिन तक अपने घर में। बताइए, खाना पीना सब हराम है। हमारे घर में साले दाई महतारी बगना सीधा पूरा चालू, चेपे हुए, निकलो रे पठान, निकलो फलान, देखा तेरे दाई तेरे माई की, कोई इज्जत नहीं था हमारे। और क्या बताऊँ, बता। लेकिन जैसा हर झगड़े में होता है वैसा ही यहाँ भी हुआ। सारी बात झगड़ा किसने शुरू किया वाले सवाल पर आकर टिक जाती है और विवाद शुरू करने के आरोप लगते हैं मुस्लिम समुदाय पर। सुनिए। हिंदू समाज का बैठक हुआ था, उसमें आए थे नेताजी। कौन नेता? नहीं, नेताजी नहीं आए थे उसमें, वो नेताजी पहले आए थे। हिंदू पूरे सर्व हिंदू समाज का बैठक हुआ था कि लो जिहाद को रोकना है। समझाइश दे के गए वो लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये एकाएक ही ये लोग हावी हुए और हिंदू के ऊपर अपना ताकत दिखाया, तो हिंदू जो अपना सुरक्षा बचाव के लिए उपाय किए हैं लोग। उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, न किसी को मारे हैं, न किसी का जान मारे हैं। और वो लोग एक लड़का को पकड़ के सीधा वहीं अपने मोहल्ला में पकड़ के मर्डर कर दिए उनको। लेकिन जिन पर आरोप लगते हैं वो कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है जैसा दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, पुलिस को उसकी कार्रवाई के लिए दोनों ही पक्ष दोष देते हैं। 2-4 झड़प हुआ बच्चा के साथ में, छोटा बच्चा के साथ में। उसके बाद उन लोग पूरा चले गए वहीं पर, हिंदू लोग पूरा गया। उसके बाद उसको घर को तोड़ फोड़, उसको मार पीट किया। उसके बाद फिर शांत हो गया। तो हम लोग इसी मोहल्ला में था, सब काम वाम में ही पर, सामने घर वर है, वहीं पर काम पे गया था। उसके बाद आया तो फिर थोड़ा देर बाद चर्चा चल रहा था कि वहाँ मारपीट हो गया ऐसे ही। और बस वो ये आधा घंटा हुआ होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग दौड़ते आए पूरे इंतजाम के साथ। उसके बाद आया तो अचानक आया, तो क्या जानेंगे सर, बाहर का झगड़ा यहाँ अंदर में थोड़ा हो जाएगा करके आया और बस मारपीट चालू कर दिया। किसी को, कोई लेडीज़ को पकड़ा, कोई जेंट्स को पकड़ा, कोई किसी को मारा। भाई किसी घर में जाकर किसी ने खींच के मार देगा क्या? किसका पावर है? इतना घर के साहू के अंदर में कोई मुसलमान जाकर किसी को खींच के मारेगा? बीरनपुर गांव में इस हिंसा की नौबत कैसे आई? क्या हुआ कि स्थितियां इतनी बिगड़ गईं? क्योंकि जैसा गांव के सरपंच बताते हैं कि गांव में कभी इस तरह की बातें रिपोर्ट नहीं की गई थीं। दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर रहते आए थे। लेकिन हाल फिलहाल ही गांव में अंतर धार्मिक विवाह की खबरें आईं। प्रोपेगेंडा की भाषा में इसे लव जिहाद कहा गया और महीनों तक ये आंच सुलगती रही। फिर साल 2023 की शुरुआत में बेमित्रा में सभाएं और मीटिंग हुई। 7 फरवरी की तारीख खबरों में मिलती है। हिंदू समाज अपनी लड़कियों की मुस्लिम समुदाय से रक्षा करें, ऐसी बातें हुई और इसके बाद तनाव बढ़ता गया। गांव के कई लोग और सूत्र बताते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर यदि समय रहते ध्यान गया होता तो शायद स्थितियां वैसी नहीं होती जैसी आज हैं। लड़कियों को अपने ले जा करके वो लोग अपने बना रहे थे, मुसलमान बना रहे थे। गांव की लड़कियों को ले गए थे? गांव के लड़की भी, एक लड़की गई है, बाहर से ला रहे थे हमारे हिंदू लड़कियों को और अपने मुस्लिम धर्म में शामिल कर रहे थे उनको।
भाजपा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है। ओपी चौधरी कहते हैं कि सरकार इसे बचा सकती थी, ध्यान नहीं दिया गया। ये कालनेमी जैसे था कि सामने से तो भगवा धारण करके और साधु का रूप धारण करके राम नाम लेता था, मगर उसका इंटेंशन पूरी तरह से राम के खिलाफ था। उसी तरह से भूपेश बघेल जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो दिखाने के लिए तो कई बार बात करेंगे रामगमन पथ की, कौशल्या माता की, राम के को छत्तीसगढ़ के भांचा होने की, इस तरह की बात करेंगे, बट मूल रूप से हिंदू और सनातन संस्कृति और राम के विरोधी हैं। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की नीति को पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। आज एक समुदाय विशेष को प्लानिंग के साथ, रोहिंग्याओं को आप देख लीजिए, सरगुजा में बसाया जा रहा है। राजधानी रायपुर का पता कर लीजिए, आप कवर्धा की घटना को ले लीजिए, आप बेमेतरा में बीरेनपुर की घटना को ले लीजिए, सब जगह आपको तुष्टीकरण की राजनीति भूपेश बघेल की साफ तौर पर दिखाई देगी। लव जिहाद यहाँ पे प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजिकली किया जा रहा है और हर जगह उनके वोट बैंक बढ़ जाएं, इसके लिए पूरी तरह से आंतरिक संरक्षण है। संरक्षण ही नहीं, सपोर्ट भी है सरकार का, मुझे ये लगता है। उसी कारण से वहाँ पे लव जिहाद की घटना पहले हुई बीरनपुर में, और लव जिहाद के बाद से धीरे धीरे कम्युनिटी में एक टेंशन पनपता गया और शुरुआत जो हुई एक स्कूली बच्चे को कांच से मारने के साथ, जिसकी आप और मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बच्चे को कांच से जख्म किया जाए, तो इस तरह से हुई। और उसके बाद टेंशन के रूप में पनपा, जो कि पूरे छत्तीसगढ़, जिसे हम शांति का टापू कहते हैं, उसे आज एक अपीजमेंट के कारण अपराध का गढ़ बना दिया गया है। और कांग्रेस है कि इस पूरे मामले को स्टीयर करने पे लगी है। भाजपा के नेताओं पर सूबे की फिजा खराब करने के आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि सरकार की कड़ी नज़र बनी हुई है। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सब करवा रही है। एक चीज़ बताइए, छत्तीसगढ़ में हिंदू समाज की आबादी है 98%, दीगर समाज की आबादी बमुश्किल से 2-2.5%। प्रजातंत्र बहुमत के आधार पर चलता है। यहाँ पे हम 3/4 बहुमत के साथ सरकार में हैं, हम राजनीतिक दल हैं, तो हमें क्या हासिल होगा? हम 2% के लिए तुष्टीकरण करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों का भय दिखा के बहुसंख्यकों के वोट के ध्रुवीकरण करने के लिए ये स्तरहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों ने मुसलमान लड़कों के साथ विवाह किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में लव जिहाद, जिसका नाम उन्होंने दिया है और ऑफिशियल ट्वीट भी किया है। लेकिन ये बड़ी संख्या जो है, इसको मैं क्लियर कर दूं कि जांच और विवेचना के बाद पता चला कि एक ही परिवार की 2 लड़कियों ने विवाह किया था, लव मैरिज किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उठा के देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के देश भर में तमाम वरिष्ठ नेता, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, आप हम सब जानते हैं, कम से कम 1 दर्जन नेता होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं। सबकी पुत्रियों ने मुस्लिम समुदाय से, दूसरे समुदाय के लोगों से विवाह किया। यदि उन्होंने विवाह किया तो वो लव जिहाद नहीं हुआ, लव हुआ। दूसरे ने कर लिया, लव जिहाद हुआ। लंबे समय तक अगर तनाव बना हुआ था तो क्या तनाव की इन स्थितियों की ओर ध्यान दिया गया? बेमेतरा के कलेक्टर की बात सुनते हैं, जो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। जो धार्मिक भावना है या हमारे संविधान का है, ये सारे को समझें और ठीक से रहें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? अगर आपको ये लग रहा है कि तपती हुई जमीन थी या बहुत दिनों से कांस्टेंट, हाँ, ये हो सकता है इंटेलिजेंस फेल्योर हो सकता है, ऐसी संभावना। हाँ। लेकिन दंगों की कहानी में ये सब बातें आम होती हैं और ये कहानियां भी आम होती हैं। किसी के आरोप नहीं थकते हैं, कोई आरोप लगाने से नहीं चूकता। लेकिन ये कहानी नई है, छत्तीसगढ़ की कहानी, जो राज्य लंबे समय तक आदिवासी संघर्षों, नक्सलवादी हिंसा, हत्याओं और सुरक्षा बलों की चूक, नाकामी की खबरों से पगा पड़ा हो, उस राज्य में हाल फिलहाल के सालों में धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की खबरें अब सुनाई देने लगी हैं। उदाहरण के लिए उल्टे क्रम में चलकर देखते हैं। जनवरी 2023, जब नक्सल प्रभावित नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में आदिवासियों और ईसाई धर्मावलंबियों के बीच झड़प की खबरें आई। चर्च में आदिवासियों की भीड़ घुस गई और आरोप लगे कि राज्य सरकार की शह पर ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसके कुछ पहले बेमेतरा से ही लगे हुए जिले कबीरधाम में एक धार्मिक झंडे के अपमान का मामला सामने आया था। अक्टूबर 2021 का समय था वो, और ये बवाल इतना बड़ा था कि जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी। जानकार बताते हैं कि इस तरह की खबरें अब सुनाई देने लगी हैं थोड़ा फ्रिक्वेंटली।
कई छिटपुट घटनाएं तो अभी रिपोर्ट भी नहीं हो रही, ऐसी भी बातें सुनाई देती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के हिंसा वाले अध्यायों में धर्म की एंट्री कैसे होती है, जानकारों को सुनकर समझते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछले कुछ महीनों से कहें या कुछ 3-4 साल से यदि अपन बात करें तो ये धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति तो बनती चली जा रही है। बहुत सी ऐसी घटना हुई, नारायणपुर में हुई, इसके अलावा दंतेवाड़ा में भी हुई, और भी जगह पे हुई है। और लेकिन इसके बावजूद भी इसको रोकने के जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो फोर्सेस जो है उसने काम नहीं किया। इसमें जो है मुझे लगता है कि जो प्रशासन की भी जो भूमिका होनी चाहिए थी इस तनाव को कम करने के लिए, वो सार्थक नहीं रही। देखिए, ये तो निश्चित रूप से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो विपक्ष में है, उस विपक्ष में ऐसे समय जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका उसकी भी नहीं है, सरकार की तो नहीं है। इसलिए क्योंकि ये उन्हें वातावरण वैसे बनने दिया। ये वातावरण अगर बनने नहीं देते तो ये नौबत ही नहीं आती, ऐसी घटनाएं ही नहीं होती। प्रशासन पूरी तरह से फेलर रहा, और ये इनको जिस तरह से चेक करना चाहिए, चेक पॉइंट्स होने चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हो सकती है, किनके कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो संवेदनशील है सांप्रदायिकता की दृष्टि से, उसको उनको पॉइंट आउट करके वहाँ फोकस करना चाहिए था, वहाँ काम करना चाहिए था। वो काम सरकार ने भी और जिला प्रशासन ने भी नहीं किया। और जैसे कि हम ये बिरनापुर वाला ये प्रकरण देखते हैं, 4-5 महीने से मान लीजिए ऐसी, वहाँ जो आबादी है, मुस्लिमों की आबादी कम है, हिंदुओं की आबादी, साधु समाज ज़्यादा है, 2 अलग पारे बैठे हुए हैं। तो लेकिन सवाल है कि उनमें भी उतना गुस्सा क्यों आया और उनको भी इतना गुस्सा है, ये क्यों ऐसा हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में ये सब भी हो रहा है। कहीं भुवनेश्वर की मौत होती है तो कहीं रहीम की मौत होती है। यही नई कहानी है। चुनावी साल में इस तरह की घटनाओं को लेकर अपनी अपनी थ्योरी चल रही है। सवाल बस एक, इनसे किनका हित सधने वाला है।